आप रिटेलिएटरी एक्शन करेंगे, लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन हमें करना पड़ेगा हिंदुस्तान में, मेरा ऐसा मानना। राइट, एंड एट द मोमेंट विद अस आवर ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम द कांग्रेस, सुरेश चंद्र राजहंस जी। सुरेश चंद्र राजहंस जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं? कैसे हैं? चलिए, बड़े बड़े खुश नजर आ रहे हैं, बड़े बहुत खुश नजर आ रहे हैं। 8 दिन आप आइसोलेशन में थे, आपका फेसबुक पढ़ रहा था मैं। यस सर, यस सर। तो यू ओके? नाउ आई एम फाइन, नाउ आई एम फाइन। क्या सर? थैंक यू सर, थैंक यू सर। 8 दिन आप आइसोलेशन में थे, किस वजह से, ये भी बता दें भाई। ये थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था सर। तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने सोचा आप शायद मोदी जी की तरह आप भी शायद मेडिटेशन में गए थे या कुछ गए थे, ऐसा कुछ। नहीं, जरूरत नहीं सर, अभी तो हमारा जश्न मनाने का टाइम आ रहा है। लग रहा है क्योंकि 5 स्टेट्स में चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं। तो अब क्या स्ट्रेटजी रहेगी, रणनीति क्या रहेगी? पिछली बार देखिए साहब, ऐसा है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जहां जहां सुरेश चंद्र राजहंस जी को प्रभारी बनाया गया है या कोई ड्यूटी दी गई है, वहां पर कांग्रेस जीती है। इस बार आपको इनको तेलंगाना भेज देना चाहिए, तो आगे तेलंगाना भी आप जीत जाएं। लग रहा है। जा रहा हूं सर। जा रहे तेलंगाना, जा रहे हैं? यस सर। अरे वाह, क्या बात, जबरदस्त, क्या बात, जबरदस्त। क्योंकि जहां सुरेश चंद्र राजहंस जी जाते हैं वहां पे कांग्रेस जीतती है। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस का नेतृत्व जो है ये जानता है, बिकॉज दिस इज द लकी मैस्कट फॉर द कांग्रेस, मिस्टर सुरेश चंद्र राजहंस। तो सर ये बताएं, अभी आगे क्या प्लान है? देखिए साहब, प्रियंका गांधी जी ने बहुत ज़बरदस्त कैंपेन कर रही हैं, वो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी अच्छी तरह काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में तो आपके भूपेश बघेल साहब हैं ही, और जहाँ तक कि तेलंगाना का सवाल है, वहाँ पर उसके बारे में ज़रा बताएं, उसके बारे में ज़रा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। वहाँ पर क्या है, किस प्रकार से आप केसीआर साहब का मुकाबला करेंगे? क्योंकि बीआरएस बड़ी एंट्रेंस पार्टी है, बड़ी पुरानी पार्टी है, वहाँ पर हर जगह पे घुसी हुई है, काफ़ी सालों से मतलब राज कर रही है, और बहुत पैसे भी हैं उनके पास। तो आपके पास तो इतने पैसे नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ, बिकॉज आई थिंक दे गोना बी स्पेंडिंग मनी लाइक एनीथिंग। तो आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे साहब? राजन जी बताएं। सर ये 5 राज्य जहाँ पर ये चुनाव होने जा रहे हैं, इन सारे राज्यों का जो माहौल है, उसमें से 3 राज्यों में तो हमारी सरकार है, जहाँ पे बघेल जी हो, हमारे अशोक गहलोत जी हो, कमलनाथ जी हो, ये सारे लोगों ने बहुत ही शानदार काम किया है सर, और जनता का बड़ा समर्पण मिल रहा है इन सारी चीज़ों को लेकर, और यहाँ से फिर से हमारी सरकार रिटर्न हो रही है। और जहाँ पर मध्य प्रदेश का सवाल है, वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी का जो कारोबार रहा है पिछला, उससे लोग परेशान हैं, और लोग नहीं चाहते कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए, इसलिए लोग परिवर्तन चाहते हैं। जिस तरह से कर्नाटक में आपने देखा होगा कि कर्नाटक में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के इस लोगों के जो हितों के ऊपर काम नहीं करते थे, ऐसे सिचुएशन को लेकर वहाँ पे नाराजी था, और जनता ने कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाया। तेलंगाना में भी बिल्कुल उसी तरह से, तेलंगाना में आपने देखा होगा कांग्रेस ने जो वहाँ पे लोगों को कमिट किया है, ये सारी चीज़ें जो आम जनता है या लोगों की इमीडिएट जो नीड है, उससे रिलेटेड हम लोगों ने सारे वायदे किए हैं। और वहाँ पे जो चंद्रशेखर राव है, इनका जो कारोबार है, उससे वहाँ पे भी लोग परेशान है। और आपने अगर सर्वे रिपोर्ट अगर देखी होगी या पोल एग्जिट जो भी है, इसके सारे सर्वे रिपोर्ट देखे होंगे, तो तेलंगाना में भी कांग्रेस भारी मजबूती के साथ जीत रही है। और हमारे सारे नेता, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या हमारे सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो, ये सारे लोग पूरे ताकत के साथ वहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। और लोगों के जो इश्यूज हैं, या केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, जैसे महाविकास आघाड़ी की जब सरकार यहाँ पे महाराष्ट्र में थी, उस वक्त केंद्र सरकार ने कोई भी मदद नहीं महाविकास आघाड़ी सरकार को की। जो भी एजेंसी के रिलेटेड जो भी पॉलिसीज होती थी या जो फंडिंग होते थे, अलग अलग वेलफेयर काम होते थे, उसको जानबूझकर वो फंडिंग रोकने का काम करती थी। बिल्कुल उसी तरह से छत्तीसगढ़, राजस्थान और यहाँ पे किया है हमारे सरकार के साथ, तो ये लोग जानते हैं। सुरेश चंद्र जी, प्रियंका गांधी जी ने जबरदस्त कैंपेनिंग शुरू कर दिया मध्य प्रदेश में। प्रियंका गांधी जी ने हाईलाइट कर दिया है, जैसे राहुल गांधी जी पहले कर रहे थे, प्रियंका गांधी जी ने कहा कि आप सेंट्रल एजेंसीज को सिर्फ नॉन बीजेपी स्टेट्स में इस्तेमाल करते हो,
आप सेंट्रल एजेंसीज को मध्य प्रदेश में कभी इस्तेमाल नहीं किया। यहां पर 250 घोटाले हुए, प्रियंका गांधी जी का कहना 250 घोटाले हुए मध्य प्रदेश में, और सबसे बड़ा घोटाला व्यापम घोटाला जिसमें 50 लोग मर गए, 50 लोग मर गए। तो ये चार्ज कितना सही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी करप्शन को मिटाने की बात कर रहा है, भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कर रहा है, और बीजेपी रूल स्टेट्स में उनका कुछ असर नहीं होता। प्रियंका गांधी जी का कहना एग्जैक्टली क्या था सुरेश चंद्र जी? नहीं, आपने ये तो सर प्रियंका गांधी नहीं है, ये पूरा देश का कहना है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होती है उन स्टेट में ये जो सेंट्रल एजेंसीज है कभी भी वहां पे रेड नहीं डालती है, वहां पे उनके मिनिस्टर हो, एमएलए हो, एमपी को नोटिस नहीं आता है, उनकी इंक्वायरी नहीं होती है। और जहां जहां बीजेपी गैर बीजेपी की सरकार होती है या जहां पे स्टेट रीजनल पार्टियों की सरकार होती है वहां पे ईडी, सीबीआई, ये सारी तपास यंत्रणा है वहां पे खुल के वहां पे जाती है, लोगों को परेशान करती है और उनको उनका जीना हराम करती है। और वो लोग सोचते हैं इस तरह की भूमिका लेकर अगर केंद्र सरकार इन लोग को परेशान करेगी तो ये रीजनल पार्टियां हो या कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी टूटेगी, और डर के मारे जैसे महाराष्ट्र में हुआ, शिवसेना को तोड़ने का काम किया, इसी टेक्निक को यूज करके राष्ट्रवादी को तोड़ने का काम किया, इसी टेक्निक को यूज करके। और उनको ऐसा लगता है कि हम इस तरह से जो काम करते हैं तो इससे हम सत्ता हासिल कर सकते हैं, इसलिए ये भूमिका लेकर काम करते हैं। और प्रियंका गांधी मैडम ने यही बात को लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। और आगे जहां पे सुरेश चंद्र जी, आपने ये भी आरोप लगाया कांग्रेस ने कि कैग के जो ऑफिसर्स है, कैग के ऑफिसर्स है जो आयुष्मान भारत का जो फ्रॉड को बाहर निकाला, जो भारत माला जो इसकी ये था उसका स्कैम निकाला, उन सब कैग के ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर दिया है, वहां से कैग से ट्रांसफर कर दिया है। तो ये क्या दर्शाता है? इस सरकार क्या व्हाट इज ट्राइंग, सरकार क्या प्रोजेक्ट करना चाहती है? सर द्वारका एक्सप्रेस में आयुष्मान भारत जो योजना थी, उस योजना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो घोटाला किया था, उस घोटाले को उजागर करने का काम क्या किया अधिकारियों ने किया। और वहां पे एक अधिकारी को ट्रांसफर नहीं हुई है, जो जो लोग कैग में उस इंक्वायरी में थे सारे के सारे ऑफिसर को ट्रांसफर करने का काम किया और उनको परेशान किया, धमकाया गया। और मोदी सरकार जो कहते थे मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये उनके कहने की बातें हैं, लेकिन उनकी आज की जो नीति है वो कहते हैं मैं खाऊंगा और मेरे मित्रों को भी खिलाऊंगा, और इसी सोच को लेकर वो काम करते हैं। इसलिए ऐसे कितने लोगों को वो तबादला करेंगे, ये कितने घोटाले से अधिकारियों को हटाएंगे, और ये सारा देश देख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की इस नीति से लोग अभी वेरी मच अवेयर हो गए हैं, और लोग चाहते हैं कि इस तरह की नीति लेकर भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, ये इस देश के लिए, राज्य के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए ये आने वाले दिनों में ये चारों पांचों राज्यों में देश की जनता उनको बदलना चाहती है। सुरेश चंद्र राजन जी, एक सवाल है आपसे, थोड़ा सा गंभीर सवाल है। जी सर। पता नहीं आप जवाब देना चाहेंगे कि नहीं। सर, इजराइल में जो हमास ने किया, एक आतंकवादी संगठन है, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सर, यूरोपियन यूनियन उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है। उन्होंने जाकर के जो नरसंहार किया, सब लोगों ने वीडियो वगैरह पे देखा। हमारे कोई 6 चैनल है, मेन स्ट्रीम चैनल जो है हमारे हिंदुस्तान के, वो उसको कवर कर रहे हैं। सर, मणिपुर में 21 अप्रैल से अभी तक गड़बड़ चल रही है बहुत बुरी तरीके से। वहां पर भी हम लोगों ने देखा, वीडियो आए, महिलाओं को लेकर के इतने मतलब गैंग रेप हुए, पता नहीं क्या कुछ हुआ। वहां पर तो कोई बड़ा चैनल गया नहीं सर हमारा। ऐसा क्या है, मतलब क्या मणिपुर क्या देश का हिस्सा नहीं है? इजराइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा इजराइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं सर, ये तो मणिपुर में हमारा कोई बड़ा चैनल नहीं गया। जो 6 हमारे बड़े चैनल हैं जिनके बड़े बड़े कॉरेस्पॉन्डेंट आज की तारीख में इजराइल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनमें से कोई भी मणिपुर नहीं गया। ऐसा क्यों?
सुरेश चंद्र राजन जी। सर, मैं कल मराठी चैनल है जय महाराष्ट्र न्यूज चैनल, उसके ऊपर डिबेट के लिए गया था। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आए थे और वो कह रहे थे कि हमास ने जो इजराइल के ऊपर हमला किया, उस हमले को लेकर कांग्रेस ने उनका समर्थन किया है। लेकिन और वो उनका कहना था कि इस तरह की भूमिका कांग्रेस ने ले ली क्योंकि वो हिंदू और मुसलमानों का विभाजन करना चाहते हैं। मुस्लिम वोट को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने इस इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को समर्थन किया, ऐसा उनका कहना था। लेकिन कांग्रेस के सेंट्रल वर्किंग कमेटी का आप स्टेटमेंट देखते हो तो उसमें कांग्रेस ने कभी भी हमास का समर्थन नहीं किया है। ये इस तरह के जो टेररिस्ट अटैक है इसका उन्होंने निषेध किया है और उन्होंने कहा है कि जहां जहां मानवीय अधिकारों का उल्लंघन होता है, जहां जहां लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी को मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि कुछ साल पहले हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक भाषण है जो टीवी चैनल पे सोशल मीडिया के माध्यम से सभी जगह पे आया है। आप उस वीडियो को बार बार देखो और उसके बाद, और कांग्रेस ने, ये नरेंद्र मोदी जी ने ये भूमिका ली, इसलिए ये भूमिका नहीं ली है। कांग्रेस जब सत्ता में थी और सत्ता में विरोधी पक्ष पार्टी में होने के बाद भी कांग्रेस की यही भूमिका है कि भाई लोगों को जहां जहां मानवीय अधिकारों का उल्लंघन होता है ऐसे पीड़ितों के साथ कांग्रेस डट के सामने आ रही। और आपका जो सवाल है कि मणिपुर में लोगों को मारा जा रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं, लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा है, ये सारी चीजें देश के हमारे जो प्रधानमंत्री है उनको इसके ऊपर वो प्रायोरिटी नहीं लगती है। उनको ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि चमकाने के लिए वो इस तरह की भूमिका लेकर, अगर देखो 7 महीने के आसपास हो गए, मणिपुर में कई महीनों से इस तरह के हल्ले हो रहे हैं, कई महीनों से मणिपुर जल रहा है। उसके जब तक अपोजिशन पार्टी अविश्वास ठराव नहीं लाती है और उस ठराव में पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होती है, तब तक मणिपुर के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री 1 मिनट तक बात नहीं किया। लेकिन जैसे हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, उसके तुरंत 7 घंटे के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं और दुनिया के सामने वो स्टेटमेंट करते हैं, उसके ऊपर अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इससे आपको क्या लगता है सर, क्या देश हमारे प्रधानमंत्री को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है? देश की जनता हमारे प्रधानमंत्री को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगती है? मणिपुर जैसे राज्यों में जहां जहां बलात्कार होते हैं, खून होते हैं, हल्ले होते हैं, उससे समाज में 2 गुटों में बंटवारा होता है, इन सारी चीजों से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधरने वाली है? बिल्कुल नहीं सर। तो जो राहुल गांधी जी ने अभी तक कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, उसका प्रभाव पड़ेगा आपको लगता है लोगों पर? सर, प्रभाव तो पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है और हम नतीजे भी देख रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद आपने जहाँ जहाँ इलेक्शंस हुए हैं या जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी के अलग अलग कैंपेनिंग चल रहे हैं, वहाँ पे लोग भर भर के उसमें सहभागी हो रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। और मुझे ऐसे लगता है कांग्रेस की विचारधारा है सर। कांग्रेस ने शुरू से अहिंसा के मार्ग से, जो गांधी जी ने जो हमें जो संदेश दिया था, उन्होंने जो हमें राह दिखाई थी, बिल्कुल उसी राह पे कांग्रेस ने आज तक अपना आगे का कुछ किया है और आगे चलकर भी हम इसी विचारधारा को लेकर आगे जाएंगे। और लोग इसी विचारधारा को चाहते हैं, प्रेम करते हैं और राहुल गांधी जी का जो संदेश है उसको बहुत चाहते भी हैं। सुरेश चंद्र राजन जी, तो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 अब शुरू होगी या नहीं होगी? क्योंकि अब तो चुनाव भी डिक्लेयर हो गए, अब कैसे करेंगे? अब तो नहीं कर पाएंगे। नहीं, चुनाव के बाद ही होगा सर। अभी तक हमारा AICC से इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई डिसीजन नहीं आया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 राज्यों के इलेक्शन होने के बाद ही होगा सर। सुरेश चंद्र जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कंडेम किया, हमास के अटैक को कंडेम किया, वहां तक सीमित था और रिटेलिएशन भी बोला कि राइट टू रिटेलिएट में भी सपोर्ट करता हूं। बट बीजेपी का जो कैंपेन चल रहा है कि 2004 से लेके 2014 तक भारत ऐसे ही हमलों का शिकार बना हुआ है, कंटिन्यूस,
और तब के तत्कालीन सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे। 26/11 हुआ तो हम रिटेलिएशन छोड़कर उनको डाउसियर दे रहे थे, पाकिस्तान को प्रूफ दे रहे थे कि भाई ये सब लोग हैं, फाइल के फाइल आप दे रहे थे। तो और फिर 2008 में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो कांग्रेस कुछ नहीं किया। बाटला हाउस एनकाउंटर में कांग्रेस के टॉप लीडर्स आंसू बहा रहे थे आतंकवाद के लिए। बाटला हाउस में जो शहीद हो गए हमारे पुलिस कर्मी, उस पे आंसू कोई बहा। तो क्या कांग्रेस, ये बीजेपी ये दिखाना चाहता है कि आप रिटेलिएट नहीं करते हो, आप सॉफ्ट ऑन टेरर हो, टेरर के खिलाफ आप कुछ नहीं करते। जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, जो राष्ट्रवाद है, उसमें क्या आप कमजोर पड़ रहे हैं सुरेश चंद्र राजन जी? सर अभी देखो 2024 के लोकसभा के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है कि वो चुनाव के पहले एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाकर, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना के या लोगों के भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ कर सकते हैं ऐसे मुद्दों को लेकर वो सामने आते हैं। और उनका आप जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस थोड़ा सा आतंकवाद के खिलाफ सॉफ्ट होती है, तो आपने भूतकाल में जाके, पास्ट में जाके देखा होगा, जो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, उस काल में भी आतंकवादी इस तरह की कई घटनाएं हुई और उसमें हमारी सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज आपको मैं कुछ 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं सर। उसमें जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि भाई ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस हमेशा से सॉफ्ट रही है, लेकिन हमारे देश के अंदर जो दहशतवाद नया जन्म ले रहा है, जैसे मणिपुर का हो या जो हमारे किसान भाई थे जो दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे थे, उसमें 700 से ज्यादा किसानों के जाने चले गए थे, ये किसी आतंकवाद से कम है? इसके ऊपर हमारे देश की सरकार क्यों कोई भूमिका नहीं लेती है? बल्कि हमारे देश के किसानों को, जो किसान हमारा पेट भरने का काम करता है, उस किसान को हमारे देश के प्रधानमंत्री या इस सरकार के मंत्री आतंकवादी, खलिस्तानी, पाकिस्तानी इस तरह के उपमा देकर उनको निंदा करते हैं, आंदोलनजीवी कहते हैं। और इन्हीं की सरकार का एक मिनिस्टर और उसका बेटा आशीष मिश्रा आंदोलन करने वाले लोगों के ऊपर गाड़ी चला के उनकी हत्या करता है। ये किसी आतंकवाद से कम है सर? तो सुरेश चंद्र राजन जी, लेकिन लोगों के जहन में, ये तो अभी आप बोल रहे हैं ना, क्योंकि अगर आपसे सवाल पूछा गया है, लोगों के जहन में ये बात बैठ गई है। वेरी फ्रैंकली आपको बता रहा हूं, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बड़े स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है साहब, एकदम निर्णय लेते हैं। पुलवामा पर अटैक हुआ, फौरन बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। उसके पहले सर पूरी बात सुन लें, उरी आर्मी बेस जो है, उरी आर्मी बेस जो है उस पर अटैक हुआ, फौरन रिटेलिएटरी स्ट्राइक करी, अंदर पाकिस्तान ऑक्युपाइड के। अब आप ये बताएं सर, ये अभी आप बोल रहे हैं ना, जैसे अभी आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, बाकी सब चीजों की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि आपको भी अपनी कैंपेन को जरा और सख्त करना पड़ेगा, ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा, ज्यादा ताकतवर करना पड़ेगा? बोलिए सर। सर आपसे मैं 100% सहमत हूँ सर। आप जो बोल रहे हैं, आपकी इस बात से मैं 100% सहमत हूँ सर। क्या है कि कांग्रेस ने कभी भी ना इस तरह की मार्केटिंग नहीं की सर, या कांग्रेस ने जो अच्छे काम किए या आतंकवाद के खिलाफ जो बातें की, जो काम की, ये सारे काम मोदी जी की तरह से हम लोगों ने मार्केटिंग नहीं की सर। और यही कारण है कि आज मोदी जी उनके झूठे बातें, लेकिन उसके ऊपर मार्केटिंग इतना करते हैं, प्रोपोगंडा इतना करते हैं कि लोगों को झूठी बातें भी सच लगने लगती है सर। और आप मुझे एक बात बताइए सर, आप मुझे बोल रहे हैं कि ये तो आप मणिपुर की बातें अभी की बात कर रहे हैं, सरकार मोदी जी की है, जो लाल आंख करके बात करने वाले थे, चीन को लाल आंख दिखाने वाले थे, चीन ने कई सारी जमीन हमारी हड़प ली है, उसके ऊपर चीन के अगेंस्ट में इन्होंने क्या कहा? या हम मणिपुर की ही बात ले लो सर, सरकार मोदी जी की है, मणिपुर में इस तरह के दहशतवादी हमले हो रहे हैं, 2 गुटों में मारामारी हो रही है, लोगों की जाने जा रहे हैं, वहां पे आतंकवाद को रोकने के लिए मोदी जी को किसने रोका है? इनके ऊपर किसका दबाव है सर? क्या इनके ऊपर कोई इंटरनेशनल प्रेशर है इनके ऊपर, या चीन का उनके ऊपर दबाव है सर इस सारी चीजों के लेकर? जी
लेकिन सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, छोटी सी बात है, पता नहीं आपको याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, मुझे मालूम नहीं। मैं तो सर आपको सलाह दे सकता हूँ, वो भी मुफ्त की। क्या है कि राहुल गांधी जी और आपके जितने भी बड़े नेतृत्व के जितने भी लोग हैं, आप बड़े बड़े कंसल्टेंट्स को आप हायर करते हैं, उनको करोड़ों रुपया देते हैं। हमें तो आज तक 1 रुपया नहीं मिला कांग्रेस से। ठीक है सर, मैं उम्मीद करता हूँ आप सिफारिश कर देंगे कि भाई नेशन नाउ नाम का एक चैनल है जो सच बोलता है, डरता नहीं है, उसको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। सर 1962 में ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग चीन से हारे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चीन ने हमारा बहुत इलाका जो है अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन सर 1967 में 5 साल के बाद, मैं सिर्फ 5 बरस के बाद, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, नथुला और चोला पास के ऊपर चीन को हमने दांतों तले लोहे के चने चबवा दिए थे। 300 चीनी सैनिक मारे गए, और जो नथुला पास है और चोला पास जो है, दोनों आज की तारीख में भारत के कब्जे में हैं सर। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। इस विषय के बारे में आपको बोलना चाहिए। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के आपने 2 टुकड़े किए, इंदिरा जी ने 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान आधे से भी कम रह गया। ये आपको बोलना चाहिए। ये सब चीजें आप क्यों नहीं बोलते, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। और जहां तक टेररिज्म का सवाल है, भाई आखिरकार आप जो मर्जी कह लीजिए, इंदिरा जी ने बहुत दिल पे पत्थर रखे आखिरकार ऑर्डर किया ना कि यार ऑपरेशन ब्लू स्टार करो भाई। ये क्या है, हद होती है ये। मतलब इस किस्म का ऑपरेशन आज तक मणिपुर में तो हुआ नहीं। आज तक जितने भी लोग आतंकी फैला रखा है ना वहां पे लोगों ने, उनके खिलाफ तो हुआ नहीं। तो कांग्रेस ये सब बोलती क्यों नहीं है? क्या आप लोगों को शर्म आती है अपने प्रधानमंत्री के ऊपर, इंदिरा जी के ऊपर? मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि इज द कांग्रेस अशेम्ड ऑफ व्हाट यू हैव डन? जो आज की नई कांग्रेस जो है, क्या आप लोग गर्वान्वित नहीं है इंदिरा जी को लेकर के? पूछना चाह रहा हूं आपसे। हेलो। हाँ सर। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अभी आ रही है क्या? यस सर, यस सर, यस सर। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इंदिरा जी की जो भी अचीवमेंट रही, उनको आप दोहराते क्यों नहीं है? कि आपको शर्म आती है इंदिरा गांधी जी को लेकर के? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। तो फिर बोलते क्यों नहीं है? हम तो बार बार ये सारी बातें दोहराते हैं सर। और क्योंकि इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो या मनमोहन सिंह जी हो, इनके नेतृत्व में जो भी अचीवमेंट्स है उनको हम लोग बार बार दोहराते हैं सर। लेकिन आपने देखा होगा सारे लोग नेशन नाउ जैसे नहीं है सर। अगर मणिपुर के ऊपर खाली बात होता है संसद भवन में, तो मणिपुर के ऊपर बात करने वाले राहुल गांधी के ऊपर कैमरा तक नहीं जाता है सर जी। इस तरह से जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस पे पूरी तरह से कब्जा करके रखा है सर। जब हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो मैं तो चाहूंगा कि नेशन नाउ जैसे इस देश में 50-60 चैनल का निर्माण हो, जो लोगों की सच बात दिखाने के लिए, सच बात दुनिया के सामने रखने के लिए किसी से डरते नहीं है। और मैंने इससे पहले भी आपको बार बार अप्रिशिएट किया है सर। नेशन नाउ आज जिस भूमिका को लेकर काम करता है, उसके कारण लोगों का मनोबल बढ़ रहा है सर। लोगों के सामने सच्ची बातें आ रही हैं। इसके लिए मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूं सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सुरेश चंद्र जी, एक बहुत बड़ा इशू था कि यहाँ पर मुंबई पुलिस और नासिक पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन में 300 करोड़ के ड्रग मेफेड्रोन वहां पर नासिक में पकड़ा गया था। नासिक में पकड़ा गया था और नासिक से बड़ा फैक्ट्री मिल रहा जो खुलेआम मेफेड्रोन ड्रग बना रहा था। वहां एक्यूज का नाम था ललित पाटिल को संरक्षण दिया जा रहा था। ललित पाटिल हॉस्पिटल में बैठ के ये पूरे ड्रग के धंधा संभाल रहा था, और अचानक मुंबई पुलिस वहां जाकर रेड करता है फैक्ट्री में। उसके तुरंत बाद ललित पाटिल हॉस्पिटल से फरार हो जाता है। ललित पाटिल हॉस्पिटल फरार हो जाता है। नाना पाटोले जी ने आवाज उठाया है, वहां के आपके रविंद्र दंगेकर जी ने बोले कि हम पूरा प्रूफ देंगे कि कैसे ललित पाटिल हॉस्पिटल से भागा और कौन कौन लोग उसके साथ था। और कुछ आप जो मिनिस्टर, गार्डियन मिनिस्टर दादा भूसे पर भी उंगली उठने लगा है कि क्या। तो ये क्या आपको लगता है कि प्रशासन का फेलियर है, होम मिनिस्ट्री का फेलियर है,
और गवर्नमेंट में दादा बुस्से जैसे मंत्री का इन्वॉल्वमेंट का बात करें, भले उन्होंने रिफ्यूज किया है, बोले हमारा कोई यहाँ इसमें लेना देना नहीं। इस चीज को आप कैसे देखते हो? ये सरकार का प्रशासन टोटल फेल हुआ है। सर अगर पूरी आप वो पिछले एक जब से ये शिंदे सरकार का गठन हुआ है उस दिन से अगर आप आज तक का उनका प्रवास देखोगे तो उसमें आप इस तरह के कई सारे कांड देख पाओगे सर। आपने ये देखा होगा कि कल का जो इंसिडेंट है वो जो उसमें जो मेन अकूज है पाटिल, वो शिंदे गुट के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है सर। आपने सोशल मीडिया में उसके फोटो भी देखे होंगे। और महाविकास आघाड़ी में जितने तीनों पार्टी है, तीनों पार्टियों में इसमें उनको पूरा स्पष्ट तरीके से बताया है कि इसमें सरकार की सहभागिता है। सरकार के सपोर्ट के बिना ये इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता। और नाना पटोले हो या शिवसेना उद्धव गट हो, इन सारे लोगों ने उसके ऊपर उच्च स्तरीय चौकसी करने के लिए बोला है। और उसके साथ साथ अगर सरकार उसमें सच्चाई जानना चाहती है तो इस पाटिल को हॉस्पिटल में भागने के लिए जिस दादा भुसे या उनके एसोसिएट लोगों ने फोन करके उसको कोऑर्डिनेट किया, उसको इंस्ट्रक्शन दिए, उनकी भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए और उनके फोन का रिकॉर्ड भी चेक करना चाहिए। इस तरह की कांग्रेस की भूमिका है सर। और अभी जिस प्रकार से नागपुर के आपके कांग्रेस कमेटी में जो जिस प्रकार के दरार, धक्का मुक्की, झगड़ा, मारपीट जो सब लोगों ने देखा, क्या ये वापस वो कांग्रेस के भीतर यूनिटी नहीं है? क्या विदेटीवार जी और नाना पटोले जी में आपस में तालमेल नहीं हो रहा है कि नागपुर के लोग, कांग्रेस के जितने वर्कर्स हैं आपस में गुस्से मार रहे हैं, कुर्सियां फेंक रहे हैं? क्या आने वाले पल में हम लोग को और भी ऐसे देखने को मिलेगा या सेंट्रल लीडरशिप इसमें आके कुछ जल्द से जल्द बिकॉज एक फेविकॉल का जोड़ लगा देंगे दोनों बड़े नेताओं में? नहीं तो आने वाले समय में आप कैसे लड़ोगे? 2024 तो हाल ही 7-8 महीने की बात है। क्या ये फूट होगा? सर आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की जो केडर है ना वो बहुत मजबूत केडर है। और कांग्रेस पार्टी का आज की तारीख में महाराष्ट्र में ना रीजनल और डिवीजन वाइज अलग अलग मीटिंग्स चल रहे हैं और इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इस पूरे रिव्यू मीटिंग को जबरदस्त लोगों का प्रतिसाद मिला है। लेकिन क्या होता है कभी इस तरह के ये जो कल का जो टकराव हुआ हमने आपने देखा होगा, वो मतलब कार्यकर्ताओं के बीच में इस तरह के मतभेद होते हैं। आप लेकिन इससे ये हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई इसके कारण कांग्रेस पार्टी में दरार है। ये मीडिया हो या लोग हो, एक छोटी सी बात को कांग्रेस में बहुत बड़ी दरार आ गई है, कांग्रेस के नेतृत्व में बहुत बड़ी झगड़ा चल रहा है, इस तरह की बातें फैलाने का काम करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूत है और मजबूती के साथ काम कर रही है। और आपने जितने भी बाई इलेक्शन देखा होगा, जहाँ जहाँ इलेक्शन हो गया, कितने भी मतभेद होंगे, 100% कांग्रेस के फेवर में आता है सर। वंडरफुल। और ये आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है कि आपको प्रभारी बनाया गया है तेलंगाना के लिए। नहीं, प्रभारी नहीं सर, कैंपेनर। चलिए प्रभारी भी बन जाएंगे बहुत जल्दी, ऐसी क्या बात है। बहुत जल्दी फिर पार्लियामेंट में भी देखेंगे हम आपको, बहुत बढ़िया रहेगा। सुरेश चंद्र राजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम लोगों से जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू आरके सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय आप महाराष्ट्र। कांग्रेस के वो फ्यूचर जय भवानी, जय शिवाजी। फ्यूचर लीडर्स में दिख रहा है, ऊर्जा आपके चेहरे में बहुत प्रबल दिख रहा है जी। वंदे मातरम। थैंक यू वंदे सर, मातरम सर। थैंक यू प्रदीप जी, वंदे मातरम। थैंक यू सर, थैंक यू, वंदे मातरम। Well, the Congress is quite confident of winning all 5 states. सर आप जिस प्रकार से गिना रहे थे पांचों स्टेट, आई डोंट फाइंड बीजेपी anywhere. I think At the Mr. Modi moment, is no. battling it out. And Mr. except, apart from Mr. Modi, there is no leader of that stature, who's really can But the point do a is, turnaround. as Mr. Kejriwal had pointed out, and as Mr. Bhagwant Mann had pointed out, in the Delhi and Punjab elections, and as Mr. Siddharamaiah and D.K. Shivkumar had pointed out in the Karnataka elections, Mr. Modi is not going to be your chief minister. These elections are not for the election of the prime minister. These are for the CM. अरे भाई सीएम के लिए आपके पास कैंडिडेट, आप देखिए ना राजस्थान में अभी तक आपके पास कैंडिडेट नहीं है सीएम का। छत्तीसगढ़ के अंदर प्रदीप जी, छत्तीसगढ़ के अंदर डॉक्टर रमन सिंह पता नहीं कहाँ गए, किसी को मालूम ही नहीं है।
और मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक शिवराज सिंह चौहान साहब का लिस्ट में नाम नहीं आया। तो कर क्या रहे हैं आप? और जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है, तेलंगाना में बीजेपी का लीडर कौन है मुझे तो मालूम नहीं है। There's no presence at all. तो आप कैसे लड़ेंगे? मतलब मेरी 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 ये समझ के बात है। और ऑन अ पर्सनल नोट आई मस्ट से दिस फॉर आवर व्यूअर्स, वो भाई आप लोग वो दिखाने वाले थे क्या, वो शेयर लाइक सब्सक्राइब वो दिखाने वाले थे, क्या हो गया? That's it. एक वो हाथ अंगूठा ऊपर आया और उसके बाद नीचे चला गया, क्या हो गया? समथिंग रॉन्ग? फॉर ऑन अ पर्सनल नोट आई केम टू नो समथिंग टुडे व्हिच इज आई एम रियली सो हैप्पी, क्योंकि इन्होंने चाइनीज वॉर की बात करी थी और मैंने बात करी थी। आप लोगों ने पिक्चर देखी, हकीकत देखी होगी आपने, चेतनानंद साहब की, जिसमें धर्मेंद्र थे, बलराज सैनी थे, सब लोग थे, जिसमें कब चले हम फिदा जानो तन साथियों, वो गाना जो है, दैट वाज बेस्ड ऑन अ ट्रू इंसिडेंट, द बैटल ऑफ रेजांगला, वेयर about 121 Ahirs laid down their lives but did not give up their positions. Major Shaitan Singh Bhatti, he was the hero, 13th Kumaon Regiment, who led his men and would not retreat. They all died, as they said, to the last bullet and the last man. He was, Pradeep ji, as everybody knows, Major Shaitan Singh was awarded the Paramveer Chakra. Now I just came to know that both his granddaughters are in the army. Wow. Both. One of them is serving in J&K and one of them is somewhere else. Divya Singh Bhatti and Dimple Singh Bhatti. क्या बात? Both the girls. Joined the army. Amazing. Absolutely amazing. अगर आप लोगों ने हकीकत देखी नहीं है तो देख लेंगे, जाएं आप YouTube पे टाइप करें, पूरी पिक्चर अवेलेबल है कि हकीकत जो है, it was a big hit of that time and some people called it a propaganda film, but I think it's one of the best war films ever made, and in fact I remember Beautiful songs too. Beautiful songs. I remember Dharminder in the interview that he gave to me, he said कि यार वो जो प्लेन था डकोटा ऐसे करके फ्लाई करता था, कहता we had to go and shoot on site, वो दो माउंटेन्स के बीच में ऐसे जाता था और वो कहते प्रेम चोपड़ा हमारे साथ था और वो प्रेम चोपड़ा जो है इतना डर गया वो कूद के पायलट के पास जा गया, कहता और मैं और साथ में वो 2-3 और वो उसको पीछे खींच रहे हैं, उसकी पतलून पकड़ के उसको पीछे खींच रहे हैं कि भाई तू पीछे आ जा। बट दिस इज ग्रेट न्यूज, एब्सोल्युटली ग्रेट न्यूज जी। आई थिंक टाइम फॉर अस टू गो एज वेल। इन द मीन टाइम प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। वो जो बेल आइकन वो दिखता है ना, वो जो घंटी दिखती है आपको, उसके ऊपर ज़रा क्लिक करें। जो आप यहाँ पे घंटी क्यों नहीं दिखा रहे मुझे मालूम नहीं है, गॉड नोज। आई मीन लोग पीपल मे बी डोंट लाइक बेल्स ओवर हियर, बट इफ यू वांट टू लाइक व्हाट वी डू, प्लीज डू लाइक इट एंड डू शेयर इट if you like it, and do be kind enough please to subscribe to the channel if you haven't done so already. Right, and we do have to, I believe we have a few comments today. Let's take a look. अपने response भी जरूर भेजें and we would like to talk about it. देखें जरा। Can we have the, why is that so dark? Anyway, Gandhi ji said Palestine for Palestinians. ओहो, ये आर्टिकल करके गलत को भी सही बता रहे हैं। इतना ही प्यार आ रहा है उन टेररिस्ट पर तो चले जाओ ना वहीं। नवीन सिंह, after that he says whatever he says. सुअर साले he says that. तारीफ करिए साहब बहुत ज़्यादा जी। And this of course is our friend Mr. Saoji. First of all I appreciate Mr. Lakshman Saoji, ये कीका पोटे साहब लिखते हैं that he is having a very deep knowledge in political affairs, as we and our very big group knows. Mr. Saoji साहब, he is a very disciplined person. Also in this interview he has very clearly explained the party vision against terrorism. We agree with you. He is a very, very dear friend, very articulate, a great soldier of the RSS and as disciplined as the Sangh is supposed to be. Again Mr. Lakshman Saoji, very nice. Saoji का संभाषण बहुत संयम तथा अभ्यासपूर्ण है। चैनल का भी अभिनंदन। मुकुंद खोचे साहब लिखते हैं 2099। Typical RSS language. Yes, very good. Alia Bhatt, darling director Jasmeet K. Reen to direct Madhubala biopic. For Madhubala biopic, I prefer Kiara Advani. Is that it? Kiara. Kiara.
but I doubt her acting skills. That's what Tasmisa 6778 says. I think that's just about it. Do we have any more, or is that the last one? We have one more. All right. Mr. Nizamuddin Rain, MashaAllah, he says. MashaAllah. All right. Very happy. Very happy. MashaAllah. Very happy is by Nizam Banarsi, and MashaAllah is by Ghayasuddin 9604. Right, that's just about it. And our gratitude to Mr. Nizamuddin Rain, very, very old friend of ours, and of course Mr. Lakshman Saji. He presented the BJP case very, very beautifully yesterday. Really and truly nice to hear him talk. And even today, by the way, Pradeepji, all the people were nice. Even Abhishek Mishra ji, he spoke very well. Preeti Pinky, it was a great pleasure to see them, after such a long time. Suresh Chandra Mishra, as always. As always, Suresh Chandra Rajhans. I'm sorry, Suresh Chandra Rajhans, yes. Suresh Chandra Rajhans, it was a great pleasure to see him. And of course, our friend Mr. Lakshman Hake. He has now been officially declared as the parliamentary candidate for the Lok Sabha. But so early from the Uddhav Thackeray Sena. He's doing a fantastic work. पूरे state में घूम रहे, every district he's going, and especially Dangar community and OBC को mobilize करके rally करना. So actually by declaring his name, Uddhav Thackeray ji has played a fantastic strategy wherein he's first move कर दिया है, and all the OBC probably garner and get them together. Yes, and Mada, the constituency is in the Solapur division. And of course the gentleman who's the MP right now belongs to the royal family of that place. But the Dangar vote over there is the maximum. 6.5 लाख का वोट है प्रदीप जी वहाँ पे. Exactly. Dangar vote जो है 6.5 लाख है. अगर वो 80% भी वोट इनके पास आ जाता है ना, बस इनको कोई हरा नहीं सकता फिर उसके बाद. जबरदस्त हो जाएगा. He might be a giant killer. He might be. One never knows. He might really be. And the way he's working, he's young. He's working very hard. Yes. No time. रात भर घूमता रहता है इन समाज के कामों में. और अभी देखिए, अभी वो पूना से हमसे बात कर रहे हैं और कल दोबारा 3 सभाएं ले रहे हैं हर जगह में जाकर. Absolutely fantastic. Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. आप सबका नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. Vande Mataram. Vande Mataram.